जितना परेशान करेंगे हम उतने ज्यादा जज्बे से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दिल्ली में इस बार का चुनाव कई मायनों में काफी अहम है, क्योंकि यहां पिछले 2 चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी पीएम मोदी के करिश्मे और अपनी चुनावी रणनीति पर भरोसा कर रही है, जिससे दिल्ली में सत्ता वापसी तय की जा सके। दूसरी तरफ कांग्रेस दिल्ली चुनाव के जरिए फिर से अपनी मौजूदा स्थिति में सुधार करना चाह रही है और अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इस चुनाव में एक तरफ चुनावी वादों का जोर है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के माहौल ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। हर पार्टी अपने अपने वादों के साथ मैदान में है और यही सवाल हर किसी के जेहन में है कि दिल्ली की जनता इस बार किसे चुनेगी। आज हम मुद्दे की बात में दिल्ली के मौजूदा सियासी समीकरण पर जानेंगे कि क्या फिर अरविंद केजरीवाल का सत्ता में काबिज होने का सपना पूरा हो पाएगा या बीजेपी इस बार अपना शिकंजा कसने में सफल होगी। क्या कांग्रेस एक बार फिर दिल्ली की सियासत में अपना अस्तित्व बना पाएगी। इन तमाम सारे सवालों के साथ अपनी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले जो खास मेहमान होंगे उनमें से बीजेपी प्रवक्ता नवरत्न गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता संजीव निगम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और संजीव निगम जी, सबसे पहले आपसे ही पूछ लेता हूं। संजीव निगम जी, चुनाव की घोषणा हो गई है। आपने बहुत सारी स्कीमें पिछले महीने ही जो आपने घोषणा की थी वो लगातार आपकी इस महीने तक लगातार हम लोगों ने देखी, चाहे वो ऑटो टैक्सी वालों की के लिए घोषणा हो या महिला सम्मान राशि हो या फिर बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए हो। ये तमाम सारी घोषणाएं हम लोगों ने देखी। इसी तरीके से बीजेपी ने भी पूरी तरीके से कमान संभाल रखी है और प्रधानमंत्री इस बार आपके अगेंस्ट, यानी कि यहां पर चुनाव की कमान केजरीवाल वर्सेस पीएम मोदी के रूप में देखने को मिलेगा। संजीव निगम जी। आलोक जी, आपने अभी स्वयं बताया कि आम आदमी पार्टी की योजनाओं के बारे में आपने पिछले महीने से देख रहे हैं, निरंतर हम लोग घोषणाएं कर रहे हैं, बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने क्या देखा, प्रधानमंत्री महोदय ने 2 रैली की और वोट किसके लिए मांगे, उस गालीबाज नेता के लिए, रमेश बिधूड़ी के लिए, जिसने नई नई संसद को अपनी भाषा के माध्यम से कलंकित किया था। अगर उस समय लोकसभा अध्यक्ष जी ने या इनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की होती तो आज को जो वो आस्ती जी के खिलाफ और जो अंका लांबा जी है उन 2 प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतारा है तो आज ऐसी हमारी दिल्ली की महिलाओं को ऐसी अभद्र भाषा सुनने को नहीं मिलती। हमने जो तैयारी की, आप देखिए इन्होंने क्या तैयारी की, इनका क्या नैरेटिव है, सिर्फ यही नैरेटिव है, महिलाओं को गाली देना। आज ताजी बात बताता हूँ, 1 घंटे पहले की बात है, हमारे सांसद जो है राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी है, वो और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ दोनों लोग जो मुख्यमंत्री का निवास है उस 6 फ्लैग स्टाफ रोड वहां पर पहुंचे कि चलिए हम आपको दिखाते हैं आप लोग कहां से हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि साहब वहां पर गोल्डन प्लेटेड टॉयलेट्स है और क्या कहते हैं वहां पर स्विमिंग पूल भी है, मिनी ब्रार है, दुनिया भर की आप चलाए जा रहे हो। आपने भी तो पलटवार किया है शीश महल के जवाब में, आपने भी तो हवा महल की दुनिया दिखाई है। तो आज हम गए ना दिखाने, चलो भाई दिखाओ में, आप जो बात कह रहे हो दिखा दो ना, हम दिखाने के तैयार है मीडिया के सामने। वहां साहब आपने ऊपर से ऑर्डर, कौन ऊपर से ऑर्डर, दिल्ली सरकार का जो मुखिया है वो तो हमारे पास है, उन्होंने तो कोई ऑर्डर दिया नहीं है।
फिर कितने ऑर्डर दे दिए, हम दिखाने के लिए तैयार है। इससे साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं सिवाय झूठ और सिवाय झूठ का ही प्रचार करती रही है। ऐसे नहीं इलेक्शन जीता जाता है। आप लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसे काम करेंगे तो ही वोट मिलेंगे। इन सबसे वोट नहीं मिलेगा। और चौथी बार दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के लोगों के लिए सेवा करने के लिए तैयार है। ठीक है नवरत्न गुप्ता जी, केजरीवाल की रेवड़ी कल्चर का आप हमेशा से विरोध करते रहे हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की जनता से रूबरू होते हैं और 12,200 करोड़ की परियोजनाएं या तो उद्घाटन करते हैं या उनका शिलान्यास होता है, तो ये क्या है? आलोक जी, जिस प्रकार राजनीतिक अभी संजीव निगम जी ने बताया कि केजरीवाल के शीश महल से हम बात करते हैं। केजरीवाल कहते हैं ना, दिल्ली के एक मूर्ख मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार दिल्ली को ठगा, आप देखिए कि अपने शीश महल में जो इन्होंने जिम बनाया, जिम के अंदर में अपनी ही बेटे की कंपनी को इन्होंने हायर किया और जितनी मशीनें, शायद आपने आरटीआई के माध्यम से जवाब आया था 10 लाख रुपए जिस मशीन की पूरी कीमत थी, उसका 11 लाख रुपए महीने किराया भरा जा रहा है। वो भी दिल्ली सरकार की जेब से भरा जा रहा है, दिल्ली की आम जनता की जेब से भरा जा रहा है। ये केजरीवाल जैसे झूठे मक्कार जो अपने बेटों की, बच्चों की कसम खाते हैं कि मैं सरकारी सुविधाएं नहीं दूंगा, मैं सरकारी महल नहीं दूंगा। अब पूरी दिल्ली जान चुकी है केजरीवाल जैसे झूठे और मक्कार लोगों के ऊपर। तभी केजरीवाल ने आतिश जी को स्टैंडिंग मुख्यमंत्री बना करके ये पैतरा चला है। आप बताइए, जिस प्रकार आपने भी बात करी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, आदरणीय मोदी जी ने जो शिलान्यास किया मेट्रो का, ये कोई चुनावी तोहफा नहीं है, ये तो पहले से दिल्ली की जनता को ध्यान में रखती है केंद्र सरकार इस प्रकार की योजनाएं चला रही है। जिस प्रकार केजरीवाल ने झूठ बोला कि हम 1500 नई बसें लेकर आएंगे, आप देखिए पिछले 10 सालों में एक नई बस नहीं आई। फिर जाकर के एलजी साहब की रिक्वेस्ट पर जब उन्होंने आदरणीय मोदी जी के पास एक पत्र भेजा, उस पत्र के माध्यम से उन्होंने नितिन गडकरी जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर 100 इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली की जनता को सुपुर्द किया। आप बताइए कहां केजरीवाल अपनी राजनीतिक झूठी और मक्कार नीतियों के तहत दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार दिल्ली की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जी ठीक है। निरंजन पोद्दार जी, आपका स्वागत करूंगा चर्चा में शामिल होने के लिए। निरंजन जी, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव केजरीवाल वर्सेस पीएम मोदी बनता जा रहा है? देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से आप इस चीज को समझिए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की राजनीति की बात करूं तो वो अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति मोदी सेंट्रिक राजनीति है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश के अंदर अपने अनेक छत्रप तो बनाए, लेकिन कोई एक चेहरा नहीं बना पाए। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पहले 2013 के अंदर ये डॉक्टर हर्षवर्धन के चेहरे पे चुनाव लड़े और करीब सत्ता के नजदीक आकर के फिसल गए। और उसके बाद में 2015 के अंदर किरण बेदी को लेके आ गए और उसके बाद में से लगातार ऐसा लग रहा है कि जैसे एक चेहरे के अभाव में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव लड़ती हुई जा रही है। तो निश्चित रूप से जो पार्टी का स्नाइपर होता है या यूं कहें जो पार्टी का पिंच हिटर होता है, मुकाबला उन्हीं के बीच में माना जाता है। तो आज अगर अरविंद केजरीवाल जी को या आम आदमी पार्टी को काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री जी की रैलियों का सहारा लिया जा रहा है और उनके अंदर जो दिए हुए डायलॉग है, चाहे वो आपदा हो, चाहे वो तमाम सारी की सारी जो कथन और शब्दों की बात कर रहा हूं, वो सारे के सारे अगर पार्टी अपने चुनाव प्रचार के अंदर अगर अग्रणी रख रही है तो आप ये मान के चलिए चुनाव बेशक आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के बीच में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मुकाबला मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल देखा जा सकता है। इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं मान रहा। जी ठीक है। नवरत्न जी, क्या दिल्ली में स्थानीय कोई लोकल फेस ना होना आपके लिए कमजोर कड़ी नहीं है? आपको प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ना पड़ता है दिल्ली में भी। आलोक जी, हमारे लिए जो मुख्यमंत्री है वो लोग हैं जो टैंकरों के पीछे पानी की बाल्टियां लेकर के चलते हैं। हमारे लिए दिल्ली की जनता के एक आम आदमी मुख्यमंत्री है
जो हमारे लिए दिल्ली का एक आम आदमी की मुख्यमंत्री है, जो भाजपा के अंदर में हमारे कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। आप बताइए, जिस प्रकार गर्मियों के अंदर आपने भी वो हालत देखी होगी, दिल्ली के अंदर इतनी दरिद्रता फैल जाती है, इतनी भुखमरी, एक ऐसी हालात पर दिल्ली आकर के खड़ी जाती है जिसको हम लोग भुखमरी भी कह सकते हैं, कि पानी की बाल्टियां लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री टैंकर चलाते हैं। वो भी उनके जो सरकारी टैंकर है वो सौदाबाजी करते हैं कि हम एक टैंकर को 4,000 रुपए में बेचेंगे, 3,000 रुपए में बेचेंगे। इस बार दिल्ली का हर एक आम आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री का अपना रोल निभाएगा और केजरीवाल जैसी महाठग सरकार को इस बाहर निकालेगा। जी निरंजन जी बार बार हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ शायद कहना चाहते हैं, अगर 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर सके तो कह दें निरंजन जी। देखिए, ऐसा है आलोक जी, ये इसलिए मैं हाथ खड़ा कर रहा था कि जो अभी विद्वान प्रवक्ता बोल रहे थे वो ये कह रहे थे कि हमारा हर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है, तो क्या हरियाणा के अंदर ये पॉलिसी काम नहीं आती आपकी? हरियाणा में जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं या उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं या अन्य किसी स्टेट में चुनाव, तो कहीं पे आप सीएम फेस अंदर मतलब सीएम फेस निर्धारित करके उसके चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, और कई जगह आप बिना चेहरे के चुनाव लड़ते हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हर एक कार्यकर्ता पर? फिर हरियाणा में भी आपको सीएम फेस नायब सिंह सैनी को आगे नहीं करना चाहिए? मेरा तो इतना सही केवल समझ से बाहर की चीज थी, सोचा एक जिज्ञासा जी। ठीक है संजीव निगम जी, सप्ताह भर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार दिल्ली की जनता से रूबरू होते हैं, 12,200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं। बीजेपी को जो संदेश देना था चुनाव से ठीक पहले, चुनाव घोषित होने से ठीक पहले, वो बीजेपी ने दे दिया है। भाई आप बतावें आलोक जी, क्या संदेश इसमें दिया है? ये जो संदेश यही है कि आपके ही नक्शे कदम पर वो भी चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अब वो तो 30 राज्यों के जो है सर्वे सर्वा है, मुख्यमंत्रियों के मुख्यमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री हैं, उनकी तुलना कहाँ एक आधे राज्य के मुख्यमंत्री से आप कर रहे हो? उनको इतने बड़े बड़े काम है, उनके लिए देश को इंटरनेशनल है, उनको इसमें कहाँ लाड़ रहे हो? आधे राज्य के पॉलिटिक्स, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को। उनको काम करने दीजिए, वो बहुत व्यस्त रहते हैं। चलिए खैर, अभी जो मेट्रो का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने, ये साझा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की जो है योजनाएं हैं। अगर हमने काम नहीं किया होता, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, तो आज ये दिन नहीं होता जो उद्घाटन किया है मोदी साहब ने। दोनों का जो है 50-50 इसमें रोल है, 50-50 योगदान है। हमने समय से लेकर के आगे बढ़कर के इसमें समय इनिशिएटिव लिया और आज स्थिति आई कि आपने उस कार्य को आगे बढ़ाया, आपने शिलान्यास किया या उद्घाटन किया। अभी मैं सुन रहा था हमारे साहब रतन गुप्ता जो आलोक जी, मैं इनकी एक बात को संजीव निगम जी की बात को दिल्ली सरकार का भी उसमें आधा योगदान है, दिल्ली सरकार का भी आधा योगदान। आपको 100% योगदान नहीं है, 100% योगदान नहीं है। आप कंफ्यूज करिए, मत कंफ्यूज करिए। दिल्ली में पंजाबी बात का एक क्षेत्र बढ़ता है, आप पिछले 5 साल में भाई मत कंफ्यूज करिए। अब मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए कि तो आप कहोगे कि बीच में बोलते हैं, आप कहोगे बीच में बोलते हैं। आप थोड़ा सा धैर्य रखो भाई, देखिए मैंने आपके बीच में तो बोला नहीं था, अब आप बीच में बोल करके डिबेट को डिरेल कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। आप थोड़ा डिबेट को डिरेल मत करिए। देखिए मैंने भी आपके बीच में बोला नहीं था, आप बीच में बोल रहे हो। मैं बीच में बोलूंगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब आपकी बारी आएगी मैं बीच में बोलूंगा, ये बात आपको अच्छा नहीं लगेगी। नहीं आलोक जी, ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ मेरी बारी, मुझे बात रखने का मौका दीजिए। किसी को समझ में आएगी कोई बात? ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगा। निरंजन पोद्दार जी के पास चलेंगे। निरंजन पोद्दार जी, बार बार सवाल उठता है कि बीजेपी के पास दिल्ली में सीएम फेस नहीं है, इसीलिए पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी दिल्ली फतह करने के मंसूबे देख रही है। क्या ये मंसूबे संभव कामयाब हो पाएंगे बीजेपी के? देखिए आलोक जी, दो बिंदुओं के ऊपर आपको समझना पड़ेगा। पहली बात, जिस तरीके से 2025 का जो विधानसभा चुनाव है दिल्ली प्रदेश का, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा संकटकालीन समय है। यानी कि इस समय आम आदमी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, और इस चीज की ये चीज आपको आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया के बॉडी लैंग्वेज में भी आपको परिलक्षित होती हुई दिखेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो वोटों का जो मार्जिन था, यानी कि हम 2015 के वोटों की बात करें या 2020 के वोटों की बात करें, तो जो वोट प्रतिशत था उसका जो मार्जिन था वो इतना बड़ा मार्जिन था आलोक जी, जो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उसको अपने दम पे पाट सकती है। तो ये केवल एक ही चीज के ऊपर निर्भर हो सकता है
और वो है कि कांग्रेस यहाँ पे किस तरीके का चुनाव लड़ती है। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि 2015-2020 के बाद में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इतनी आक्रामकता से चुनाव लड़ रही है, और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की और उसके अंदर अपने सबसे बड़े पुरोधा उन्होंने मैदानों के अंदर उतार लिए, और आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनका जिस तरीके से घेराव करने का प्रयास किया गया, नई दिल्ली के अंदर संदीप दीक्षित की बात करूं, चाहे जंग से फरहाद सूरी जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, चाहे कालका जी से अलका लांबा जो है वो आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, तो जिस तरीके से इन्होंने अपने छत्रपों को घेराव, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के घेराव के पीछे लगा दिया, कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का सबब है। और दूसरा देखिए आलोक जी, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि दिल्ली का इतिहास रहा है कि जो पार्टी दिल्ली की एमसीडी में सत्ता में रही वो भारतीय जनता, वो विधानसभा से कहीं ना कहीं उसकी दूरी रही। 1993 से 1998 के बीच कांग्रेस एमसीडी के अंदर सत्ता में थी, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में सत्ता में थी, और 98 में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में कब्जा किया, जो लगातार आपने समझ लीजिए 2022 तक इनका एमसीडी पे कब्जा रहा, लेकिन विधानसभा तक वो पहुंच नहीं पाए। और इस बार जिस तरीके से एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी काबिज है, तो कहीं ना कहीं इनको उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली का जो आम नागरिक आलोक जी, उसका वास्ता अपने निगम से पड़ता है, उसका वास्ता अपनी एमसीडी से पड़ता है, यानी कि लोकल जो राजनीति है उससे उसका वास्ता पड़ता है। और एमसीडी के अंदर पार्षद चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, उनका एक ही है। वो जिस तरीके से ठेले वालों से 1-1 हजार रुपए उगाते हैं, या जिस तरीके से वो लेंटर पहले भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के अंदर बोला जाता था कि 50,000 रुपए का एक लेंटर, अब तो जनता इतनी परेशान है आलोक जी कि वो 50,000 लेंटर की रेट हो गई 2 लाख रुपए। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति को पूछना पड़ता था, अब आम आदमी पार्टी में तो पता नहीं कितने लोगों को पूछना पड़ता है। जेई अलग जाता है, एई अलग जाता है, निगम पार्षद अलग जाता है, वो अलग जाते हैं। तो जनता जिस चीज से आपकी जा चुकी, कहीं ना आम आदमी पार्टी के जो विधायकों की एमपीएम के मिलती है वो भी आम आदमी पार्टी के लिए इसमें सबसे ज्यादा परेशानी का सबब है। तो इस बार का चुनाव जितना टाइट है, मुझे लगता नहीं कि 2024 और 2020 और 2015 वाली जीत अगर हुई तो भी आम आदमी पार्टी पुनरावृत्ति कर पाएगी। जी ठीक है संजीव जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निरंजन जी ने कही है, कांग्रेस अगर मजबूती के साथ लड़ती है तो आपको लगता नहीं कि आपको डैमेज करेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस 3 बार से कितनी मजबूती से लड़ रही है आपके सबके सामने है। कांग्रेस अगर लड़ना चाहे लड़े, उसके लिए तो कोई किसी की रोक टोक है नहीं। कांग्रेस के अलावा और भी पार्टियां आ रही है, मैंने सुना है भारतीय बीएसपी भी लड़ रही है मैदान में, अजीत पवार जी भी ला रहे हैं, और ये तो लोकतंत्र है, जो लड़ना चाहे अपना दमखम दिखाना चाहे सबका स्वागत है, इसमें हम कोई रोक टोक थोड़ी सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो कार्य किए हैं, कार्य करने के बाद दिल्ली वासियों के हृदय में, दिल में जो जगह बनाए हैं, श्रवण कुमार के नाम से दिल्ली के बुजुर्ग को पहचानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को। पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी होता है, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, जो भी तीर्थ स्थान है, सब जगह उन्होंने अपनी ट्रेन से बड़ी अच्छी सुविधाओं के साथ भेजा है। वहां पर जाकर के लोग तीर्थ स्थान से जो है अच्छे से करके आए हैं। शिक्षा के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, स्वास्थ्य के लिए, तो ये जो काम कर दिए हैं ये लोग अपने आप। अभी मैंने सुना था भाजपा के जो प्रवक्ता साथी बैठे, तो उनकी जुबान में कितनी बार आम आदमी आम आदमी आम आदमी आ गया। देखिए, वो भी आम आदमी के नाम से कितने कायर हो गए हैं कि आम आदमी का नाम उनके जुबान पे आया। उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसको ये कह सके, तो उनमें क्षमता है। वो शीश महल से आज जब हम कहते हैं चलिए शीश महल को हम दिखाते हैं, ये क्यों नहीं है? झूठ सबके सामने उजागर हो गया है ना, झूठ फैला रहे थे, कहीं कुछ नहीं है, हवाई बात है। अगर होता तो चल करके दिखा देते। अच्छा, हमारे सांसद और हमारे मंत्री दिल्ली सरकार के दोनों पहुंचे हुए थे फिल्म स्टार के बाहर, और कितनी पुलिस लगा रखी है, क्यों पुलिस लगा रखी है, आपने पुलिस लगा रखी है भाई? तो हमारे जो है चुने हुए जो है मायने वहां गए, आपने उनके पुलिस लगा रखा है। तो जान करके हरकतें कौन करता है, कौन, तो जनता भी देख रही है, लोग भी समझ रहे हैं। तो आपको ये यहाँ मौका मिलने वाला नहीं है दिल्ली में। जी ठीक है, नवरत्न जी, संजीव जी कह रहे हैं आपको मौका मिलने वाला नहीं है। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों दिल्ली की जनता से जब रूबरू होते हैं तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और ये इस पर आपका जवाब भी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की जो जनहितकारी योजनाएं हैं
उन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, यानी कि फ्री बिजली, फ्री पानी आप भी देने की बात कर रहे हो। आलोक जी, जनहित योजनाएं, आप एक बात बताइए, जिस प्रकार इनके मोहल्ला क्लिनिकों की जो हालत थी, जिस प्रकार इन्होंने अभी मेरे साथी प्रवक्ता बता रहे थे संजीव जी, कि जो बता रहे थे कि इन्होंने फ्री में तीर्थ करवा रहे थे, श्रवण कुमार, बिल्कुल इन्होंने फ्री में दारू की बोतलें बांटी, वो जनता ने हाल देखा। फ्री में इन्होंने, इनके शिक्षा मंत्री जो थे उन्होंने दारू सप्लाई करी, वो भी इन्होंने, दिल्ली की सारी जनता ने हाल देखा है। जो इन्होंने मार्शलों की रिक्रूटमेंट करी थी, 1 महीने चुनाव से पहले, जब चुनाव आते हैं तब ये मार्शलों की रिक्रूटमेंट करते हैं, जब चुनाव आते हैं तब इंजन ऑन और गाड़ी ऑफ का एक इंडिकेशन करके कुछ जो बेचारे स्टूडेंट होते हैं उनको प्रोग्राम से उनको मूर्ख बनाते हैं, कहते हैं कि आप जाइए, हम आपको हर महीने 20-25 हजार रुपए की तनख्वाह देंगे, नौकरी देंगे। आप इस बार दिल्ली की जनता ने इनके झूठे वादों को, इनके इरादों को, इनके घटिया मोहल्ला क्लिनिकों को देख लिया है। जिस प्रकार के इनके मोहल्ला क्लिनिकों की हालत है, जिसमें गाय चलती है, जिसके अंदर में नशेड़ी बैठ करके नशा करते हैं, जिसके अंदर में बैठ करके कुछ असामाजिक तत्व उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। दिल्ली पुलिस ने कई बार ऐसी छापेमारी की है, जिन पर ये जो इनके मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाए थे, उन सब मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर में कई बार एमसीडी ने सील भी लगाई थी, इस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर में ये गलत एक्टिविटी होती है। आप बिल्कुल इनके जो इन्होंने बताया कि इनके शिक्षा मंत्री ने जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया, शराब पार्टी, बहुत शराब पार्टी इन्होंने फ्री में शराब पिलाई है, एक के साथ एक बोतल। इस बार दिल्ली की जनता ने ठान लिया है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में अपनी सत्ता आएगी और सरकार बनाएगी। और रही बात मुख्यमंत्री की, आलोक जी आपको पता है भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। आप एक बात बताइए, मुलायम सिंह यादव के बाद कौन मुख्यमंत्री बना? सबको पता है। मायावती की पार्टी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? सबको पता है। आम आदमी पार्टी के अंदर कौन मुख्यमंत्री बनेगा? सबको पता है। मजबूरी में किसको बिठाया है ये भी पूरे देश ने देखा है। आप कांग्रेस के अंदर में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आप पूरी कांग्रेस के अंदर अगर नजर घुमा के देखेंगे, राहुल गांधी के अलावा इनके पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करता है कि हमारा कौन सा गरीब जाने वाला कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। आप बताइए, नया सिंह सैनी जी को कोई जानता था क्या? हरियाणा की इन्होंने बात करी थी, कोई नहीं जानता था। उनको उठा करके मुख्यमंत्री बनाया। मनोहर लाल खट्टर जी को कोई जानता था क्या? कोई नहीं जानता था। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो फैसला किया, खट्टर जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनाया। योगी आदित्यनाथ जी 5 बार सांसद रहे थे, उससे पहले उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, तब योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की बात करें, शिवराज सिंह जी चौहान को कौन जानता था? शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया। और तो और 3 बार का मुख्यमंत्री रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर निर्णय किया, निर्णायक भूमिका में आकर के निर्णय किया। आप बताइए कौन मुख्यमंत्री बना? रही बात राजस्थान की, वसुंधरा राजे जी पूर्व मुख्यमंत्री थी। वसुंधरा राजे जी की जगह किसको मुख्यमंत्री बनाया? हमारी पार्टी में कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहता। हमारी पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करता है कि किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस व्यक्ति के बारे में क्या छवि जनता की है, किस व्यक्ति के अंदर क्या योग्यता है। इस योग्यता को देखते हुए ये आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। आप एक बात बताइए, मुख्यमंत्री की चेयर खाली छोड़ करके ये आतिशी क्या दिखाना चाहती है कि हाँ फिर से एक तड़ीपार जिसके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है, उस व्यक्ति को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएंगे। दिल्ली की जनता इस बार पूरी तरीके से फैसला कर चुकी है कि केजरीवाल को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। ठीक है निरंजन जी, गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। ये व्यंग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर फिट बैठता है, क्योंकि सबने एक ही रास्ता अख्तियार किया है कैसे दिल्ली की जनता का दिल जीतना है। सब एक ही रास्ते पर, एक ही ट्रैक पर चलते दिख रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए आलोक जी, राजनीति छलिया है और राजनीति का सबसे पहला धर्म है वो है जिस नीति से राज प्राप्त हो वो ही नीति राजनीति कहलाती है। अभी जिस तरीके से मैं दोनों जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उनके जवाब देना चाह रहा हूँ। पहले मैं शुरू करूंगा आम आदमी पार्टी के वाले। ये कह रहे हैं कि हमने ऐसे काम किया, हमने वैसे काम किया। निगम जी, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, पिछले 5 वर्ष में कम से कम विभिन्न समाचार चैनलों के ऊपर 1000 से ज्यादा डिबेट मैंने इस बात पे करी कि आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार और एलजी काम नहीं करने दे रहे और आपके सारे के सारे सेक्रेटरी, सारे के सारे अधिकारी, आपकी कोई भी नहीं सुनता। आपको
पावरलेस कर रखा है। तो मेरे को एक चीज पहले तो ये जवाब मिले कि ये जवाब मिले कि आपको काम करने दिया गया या आपको काम करने नहीं दिया गया। अगर काम नहीं करने दिया गया तो आपने इतने अभूतपूर्व काम किए कैसे? आलोक जी, मैं तो 6 महीने पहले की जो डिबेट हो रही थी उसमें ये बात कहता था कि जब चुनाव सर आएंगे तो यही आम आदमी पार्टी कहेगी हमने बहुत अभूतपूर्व काम किए। और ये जो इच्छाधारी राजनीति है, कहीं ना कहीं जनता इससे भी आगे जा चुकी है। इच्छाधारी का मतलब जब इच्छा हो तब जैसा अपना रूप धारण कर लो। अच्छा, दूसरी तरफ जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे आलोक जी कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। भैया, सब जानते हैं कि हर एक राजनीतिक पार्टी के अंदर राजनीतिक ठेकेदारी है। आज आपकी पार्टी के अंदर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कोई इस चीज में कोई संदेह है क्या? हम आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कोई चैलेंज है क्या? रही बात आपके यहाँ अगर परफॉर्मेंस की बात है तो हिमाचल के अंदर अपने गृह प्रदेश के अंदर आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी बुरी तरीके से चुनाव हरवा देता है, उसके बाद में भी अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे अगर 400 पार करने वाली आपकी राजनीतिक पार्टी अगर 240 पे आके मिल जाती है, उसके बाद में भी आज 6 महीने तक अगर आपके कार्यकाल पूरा होने के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कोई कोई फैसला नहीं हो पा रहा, तो कौन सा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कहाँ बैठता है, क्या डिसाइड करता है? 2-4-10 चीजें ऐसी बताइए तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह के खिलाफ उन्होंने कोई निर्णय किया हो पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की। तो ये सब कहने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ये बातें जो है प्रैक्टिकल नहीं है, ये बातें धरातल पे नहीं दिखाई देती आलोक जी। ठीक है, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन संजीव जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर एक सवाल मेरा भी ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक। आप आलोक जी, मैं अभी निरंजन पोद्दार जी को सुन रहा था, उन्होंने बात सही की है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं उनकी बात को जो है तवज्जो देता हूँ, सम्मान कर देता हूँ कि वो खुद कंफ्यूज है कि कुछ काम कर पाए कि नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक, जो काम किए समय से किए, कुछ काम हमने देर से किए, धीरे से किए, कुछ काम हम नहीं कर पाए। जो नहीं कर पाए उन्हें निर्ममता से हमने स्वीकार भी किया, क्योंकि हमने यमुना कहा है, मेट्रो सड़कों वाला, हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है दिल्ली के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने स्वीकार किया और बताया कि फला काम हम नहीं कर, अगर हमको सहयोग मिलता 100% एलजी महोदय के माध्यम से कि तो हम वो भी कर ले जाते। ठीक है, कर पाए, हमने लड़ करके धरना दे करके हमने काम करवाए। ठीक है संजीव जी, वक्त कम है। नवरत्न जी भी आप जवाब देना चाह रहे हैं? नवरत्न जी 10 सेकंड में बात खत्म करिएगा। आलोक जी, जिस प्रकार संजीव जी ने बताया कि इन लोगों को काम करने नहीं दिया गया, छोटा चढ़ा बाजे घना, आपने कहावत सुनी होगी, गांव की कहावत है, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं। जो छोटा चढ़ा होता है वो बहुत भागता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, रही बात यमुना की सफाई की, आप बताइए किन्होंने इनका हाथ पकड़ा था? जिस समय 2015 में सत्ता में आए थे, मैं यमुना को इटली की पैर, इतनी बहुत सुंदर नदी बना दूंगा। आप बताइए आज यमुना का ये हालत है। वहां पर हमारे छठ मैया छठ पूजा के पर्व के ऊपर में हमारे जो पूर्वांचल भाई है वो लोग बेचारे कितने कष्टों में उन्होंने कल पहली बार छठ के घाट पर, यमुना जी के घाट बाहर की तरफ खड़े होकर के उन्होंने अपनी पूजा को किया। इस प्रकार इन्होंने डीटीसी की, मैं बात करता हूँ डीटीसी की, जिस प्रकार इन्होंने बोला था 1500 बसें लेकर आएंगे, इनका हाथ किसने पकड़ा था? बसें लेकर आएंगे, एक बस नहीं आई। तब जाकर के केंद्र सरकार ने 100 बसें, इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को दी। ये बोलते हैं हमारे को काम नहीं करने दिएगा। जब काम करने का जब समय आता है तब ये लोग अपने झूठे प्रचार में हम हर महिला को 2100 रुपए देंगे, हर किसी व्यक्ति को तीर्थ यात्रा कराएंगे, हम बिजली का बिल माफ कर देंगे, पानी का बिल हाफ कर देंगे। आप बताइए, आज भी मेरे क्षेत्र संगम बिहार के अंदर में एक झुग्गी का बिल, एक स्लम, एक घर का बिल 30-40 हजार रुपए आता है। आप कहिए, मैं अगली बार आपके साथ डिबेट में बैठूंगा, मैं आपको ऐसे 100 बिल मैं आपके पास प्रस्तुत करूंगा जिन बिलों का 40-50 हजार रुपए किराया आता है। ठीक है नवरत्न जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। नवरत्न जी आपका बहुत शुक्रिया करूंगा, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। आप अपनी सरकार के काम पर भरोसा जता रही है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की सक्रियता ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। अब देखना अहम होगा कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है या मौजूदा सरकार पर फिर से भरोसा जताएगी। नतीजे 8 फरवरी को तय करेंगे कि दिल्ली की सत्ता का ताज किसके सिर पर सजेगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार। जितना परेशान करेंगे
हम उतने ज्यादा जज्बे से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे।